नमस्कार दोस्तों, रुद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप के दो अच्छे टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुला प्लेटू के बारे में जानकारी देने जाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारे इस चैनल में ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका पहला और दूसरा वीडियो बनाया जा चुका है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने दी है। ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा जो वीडियो मैं बनाता हूं एक NCERT सिलेबस से रिलेटेड है, और मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डालता हूं, जिसके माध्यम से आप कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखता हूं इसमें, ताकि आपकी नज़र उस पर अच्छे से जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इस चैप्टर को और अच्छे से समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस रियलाइज किए हैं। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, उत्तरी मैदान के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखिए। इससे आपका जनरल नॉलेज में बहुत विकास होगा। जैसे आप उत्तरी मैदान पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तरी मैदान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके NCERT में नहीं होंगे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से बनाया है, आप इसे देखें। जैसे पहला प्रश्न है, उत्तरी मैदान भारत में कहाँ या भारत के किस क्षेत्र में है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हिसाब से कि हम उत्तरी मैदान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कौन सी जगह पे उत्तरी मैदान हमें मिलेगा? तो उत्तर ये है कि भारत का उत्तरी क्षेत्र, यानी भारत का उत्तरी क्षेत्र में भारत का उत्तरी मैदान है। सबसे बेसिक चीज यही है। ठीक है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में कहाँ कहाँ? तो उत्तरी क्षेत्र में है उत्तरी और उत्तर मध्य क्षेत्र में, जैसे हरियाणा अगर हम जाते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जाते हैं, तो इसकी मैदानी क्षेत्र को ही उत्तरी मैदान कहते हैं। यानी आप पंजाब में हैं तो आप उत्तरी मैदान के क्षेत्र में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं तो वो उत्तर मैदान का क्षेत्र है, भारत का उत्तर मैदान है वो। तो आप अभी जान गए कि उत्तरी मैदान भारत में कहाँ कहाँ है। जैसे आप इसमें बहुत प्रमुख शहर भी हैं, मैदान है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत विकसित और बहुत पॉपुलेटेड सिटीज़ भी आते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत भारी जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें शहरों के नाम हम जानेंगे, नई दिल्ली, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और भी छोटे बड़े शहर हैं। तो ये मैंने शहर इसलिए यहाँ पर दिखाया है कि बहुत फेमस शहर हैं। इसके अलावा भी जैसे बिहार में पटना है, बिहार खुद राज्य, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिला हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े शहर हैं। पंजाब में सिर्फ चंडीगढ़ नहीं बल्कि पूरी पंजाब ही उत्तरी मैदान में है। तो ये प्रमुख शहरों के नाम मैंने उत्तरी मैदान में रखा है। जैसे आप दिल्ली में हैं, इसका मतलब उत्तरी मैदान के क्षेत्र में आप हैं। तो उत्तरी मैदान के बारे में आप जानकारी ले लिए कि उत्तरी मैदान भारत में कहाँ कहाँ है। आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ। अब हम उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे कि एक उत्तरी मैदान की नदियाँ के कौन कौन से हैं और इसका जो क्षेत्र सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मैदान पश्चिम का मतलब हमारे राजस्थान के साइड में, हमारे पाकिस्तान के बाउंड्री देखिए, अगर आप मैप लेके बैठे हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की सीमा है वो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो भारत में ये मैदान जो है वो सतलज नदी
नदी जो है उसकी पश्चिमी सीमा है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी इसकी पूर्वी सीमा है। तो उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ तक है आप समझ गए कि पश्चिम से लेकर पूरब तक इसका बाउंड्री लाइन क्या है। तो सतलज नदी जो है वो पश्चिम सीमा है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्वी सीमा है। आप आगे पढ़ेंगे कि सतलज नदी कौन सा मैदान बनाता है और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा मैदान बनाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक यहीं तक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम जानेंगे कि उत्तरी मैदान की और नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो 3 प्रमुख नदी प्रणाली यहाँ पर काम करती है। उत्तरी मैदान में जो बड़ी नदियाँ हैं वो 3 हैं, जिसके कारण उत्तरी मैदान का क्षेत्र डेवलप होता है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने आपको बताया था कि जब गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट अलग होकर उत्तर साइड में आगे बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय से कई ऐसी नदियां निकली। तो उनमें से ये नदियां है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हमेशा उत्तरी मैदान को सींचती रहती है, उत्तरी मैदान में निक्षेपण करती रहती है मिट्टियों का, कंकड़ों का। तो इस तरह से उत्तरी मैदान का निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ है, सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। इसमें आप जानेंगे कि सिंधु जो है भारत के कुछ ही क्षेत्र में है, बाकी ये पाकिस्तान में फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र भारत के असम में फ्लो करती है, बाद में बांग्लादेश चली जाती है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है, लेकिन गंगा मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ पर सिंधु की कई सहायक नदियाँ हैं जो पंजाब के इलाकों में हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपको बांग्लादेश में मिलेगी। 1-2 छोटी लोकल नदियाँ हैं जो पूर्वी साइड में है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है अगर आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उत्तरी मैदान की कौन सी नदी प्रणाली काम करती है उत्तरी मैदान में। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ हैं जो उत्तरी मैदान में काम करती है, यानी निक्षेपण करने का काम करती है, वहाँ की सिंचाई में काम करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे आपको कि सिंधु तो ठीक है मानसरोवर से निकलकर भारत के लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लेकिन भारत में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी भारत की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु की जो भारत में है, जैसे चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास। और भी नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो भारत में है और सिंधु नदी से मिलती है। और इसके नाम है चिनाब, झेलम, सतलज, सतलुज भी लिखते हैं, रावी और व्यास, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। आपको बता दें कि सहायक नदियां आपको याद रखनी होंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब गंगा की सहायक नदियां तो यमुना, सरयू, गंडक, कोसी और सोन, ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी सहायक नदियां हैं चंबल और बेतवा, लेकिन ये उप सहायक कहलाती है। चंबल और बेतवा ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो जाके उत्तर साइड में गंगा से मिलती है। इसे उप सहायक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गंगा से डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये यमुना से मिलती है और फिर यमुना जो है गंगा से मिलती है। इसीलिए चंबल और बेतवा को जो है उप सहायक नदियां कहते हैं। तो इस तरह से गंगा के मुख्य सहायक नदियां यमुना है, ना कि चंबल और बेतवा है। सरयू, गंडक, कोसी और सोन ये मुख्य सहायक नदियों में इसका नाम आएगा, लेकिन चंबल और बेतवा का नाम उप सहायक नदियों में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने उत्तरी मैदान के मुख्य नदी प्रणाली के बारे में हम जाने कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तरी मैदान के मुख्य नदियां हैं जो उत्तरी मैदान को सींचती है, मिट्टी ला के देती है, खेती में बहुत सहायक है। ठीक है, लोगों का जीवन तंत्र इन नदियों के ऊपर आधारित है। फिर हम यहाँ जाने कि सिंधु की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी और उप सहायक नदी। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो गोंडवाना भूमि से अलग होकर जब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो वहाँ पर एक वलन का निर्माण करती है,
जिससे हिमालय का निर्माण होता है, और उसके ठीक नीचे की जो भूमि है वो वलन के कारण वहाँ पर द्रोणी बन जाती है। और द्रोणी बनने के बाद क्या होता है कि उस हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो निक्षेपण करती है, और निक्षेपण करते हुए इस द्रोणी को भरती है। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ के द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण, यानी जलोढ़ मृदा से वो द्रोणी भरा जाता है, जो आज हम उत्तरी मैदान उसे कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियों में से आता है उसको भरने के लिए, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की भी नदियाँ उसमें अवसादों को निक्षेपण करती है। ठीक है, तो उससे बना है गंगा का मैदान या भारत की उत्तरी मैदान। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तरी मैदान का विस्तार है। चौड़ाई जो है 2400 किलोमीटर है और लंबाई जो है 240 से 320 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का विस्तार के बारे में, चौड़ाई के बारे में और लंबाई के बारे में हम जाने। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी मैदान की विशेषताएं, तो इसमें क्या है कि हम एक प्रश्न पूछे हैं, उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या क्यों पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सघन जनसंख्या मतलब है कि जनसंख्या ज़्यादा है उत्तरी मैदान के इलाकों में, क्यों है। तो जनसंख्या किन चीज़ों पर निर्भर करती है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है कि पानी और खाना, 2 चीज़ें हैं। अगर आदमी को मिल जाए तो कहीं भी रह लेगा। तो यहाँ पर उत्तरी मैदान में इन दोनों की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नदियों का जमाव है, गंगा ब्रह्मपुत्र और इसी कई सहायक नदियाँ जो यहाँ के वाटर लेवल को मेंटेन करती है। लोगों को पानी पीने में कोई भी तकलीफ नहीं है, पानी मिल जाता है पीने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उत्तरी मैदानों में जलोढ़ का निक्षेपण होता रहता है, जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता रहता है। यहाँ पर हर साल मिट्टियों का नवीकरण हो जाता है। मिट्टियाँ नदियों के द्वारा लाई जाती है और इस मैदान में फैला दिया जाता है, तो लोगों को अच्छी मिट्टी मिलती है खेती करने के लिए। तो खेती में समृद्ध इलाका है मिट्टियों के कारण, और पानी पीने के लिए मिल जाता है नदियों के कारण। उसके बाद अनुकूल जलवायु भी है। अब मृदा अच्छी रहेगी तो कृषि भी अच्छा रहेगा, और कृषि जहाँ अच्छा रहेगा तो वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, तो लोग भी वहाँ पर ज़्यादा बसना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है। सस्ता सब्जी मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगी, फल फ्रूट भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लोग वहाँ ज़्यादा बसना चाहेंगे जहाँ पर पानी हो, खाना हो और जलवायु अच्छी हो। तो उत्तरी मैदान में जो है अधिक जनसंख्या इसलिए पाई जाती है। तो आप ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्तरी मैदान के 3 उपवर्ग हैं, यानी पूरी उत्तरी मैदान जो 2400 किलोमीटर, यहाँ पर आप पीछे देख कर सकते हैं कि चौड़ाई जो है 2400 किलोमीटर है और लंबाई जो है 240 से 320 किलोमीटर है, और विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो इस विस्तार और लंबाई चौड़ाई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसको पहला भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, दूसरा भाग को गंगा का मैदान कहते हैं और तीसरा भाग को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। अगर इसमें नाम में आप गौर करें तो बिल्कुल हॉरिजेंटल यानी देशांतरीय विभाजन किया गया है। एक तरफ पंजाब आ जाता है, बीच में गंगा, और पूरब साइड में जो है ब्रह्मपुत्र आ जाता है। तो इन 3 विभाजन किया गया है। उत्तरी मैदान के 3 उपवर्ग हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। पंजाब का मैदान जो है पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो पंजाब का मैदान पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी एक पंजाब है और भारत में भी एक पंजाब है। तो ये मैदान जो है इसका एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है। ठीक है, वहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे
कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ कहाँ से हम बोलेंगे। तो पंजाब का मैदान यानी उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में, क्योंकि पंजाब पश्चिम में है भारत के, इसमें सहायक नदियाँ, तो सिंधु और सिंधु ने इस मैदान को बनाया है। तो इसकी सहायक नदियाँ सिंधु ने बनाया है, और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, अभी आपने पढ़ा 5 सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पर चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास, इन नदियों ने मिलकर पंजाब का मैदान का निर्माण किया है पश्चिम साइड में। ठीक है, अब आता है गंगा का मैदान। तो घग्गर और तीस्ता के बीच का मैदान है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। यह है गंगा का मैदान का क्षेत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में आता है, क्योंकि इसके बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चली जाती है। तो असम का मैदान जो है वो ब्रह्मपुत्र का बनाया हुआ मैदान है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा उत्तरी मैदान के 3 भाग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ पर है पंजाब का मैदान, तो पश्चिम भाग में है। कौन सी नदी है, तो सिंधु है। गंगा का मैदान कहाँ है, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। घग्गर और तीस्ता के बीच का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, तो असम में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आगे। अब है कि उत्तरी मैदान को आकृति की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भांगर और खादर मैंने डिस्कशन पिछले वीडियो में भी कर दिया था, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ के लिए। आप देखना चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैं यहाँ भी दूंगा। पहले मैं भाबर और तराई के बारे में बताता हूँ। भाबर का मतलब होता है कि नदी का लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, गायब नहीं हो जाना, विलुप्त हो जाना, छुप जाना। ऐसा क्यों, कहाँ होता है, तो जब नदी हिमालय से निकलती है, नीचे उतरती है, नदियाँ जब पर्वतों से नीचे उतरती है, तो यहाँ शिवालिक लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर गंगा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बड़ी नदियों के बारे में बताया जा रहा है। जो नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती है, अक्सर उसके साथ ऐसा होता है, तो वो अपने साथ पहाड़ों से बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर लेके आते हैं, निक्षेपण करते हैं। उसकी स्पीड पहाड़ों में तेज होती है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे आती है वो, तो उसका ढाल बहुत तीव्र होता है। ढाल के कारण वो अपने साथ ढेर सारे गुटिका, यहाँ पर बोला गया गुटिका यानी पत्थर, छोटे बड़े पत्थर लेकर आते हैं, और नीचे जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करने लगते हैं, तो वहाँ पर उसकी स्पीड, नदियों की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो उतना लोड को ढो नहीं पाता है, लोड को ले नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो किनारे पे गुटिका छोड़ता जाता है। और उस गुटिका के कारण उन नदियों का जो पानी है, सरिता है, उस गुटिकाओं के नीचे चला जाता है। तो ऊपर से लगता है देखने में कि पानी कम है, क्योंकि पत्थर बड़े बड़े होते हैं, और पत्थर बड़े बड़े होने के कारण और सरिताओं के पानी पत्थरों से बीच से होकर गुजरती है, जिससे पूरा पानी नदियों का दिखता ऊपर से नहीं है। तो लगता है कि सरिता विलुप्त हो गया है। ठीक है, आप अगर बहुत सारे फिल्मों में भी देखे होंगे पथरीली नदियों का पानी के बारे में, तो देखने में लगता है कि ऊपर बड़े बड़े पत्थर और नीचे पानी अपनी जगह बनाकर चल रही है वो। ठीक है, तो लगता है कि ये विलुप्त हो गया है, वो छुप गया है, पूरी पानी अच्छे से ऊपर दिखती नहीं है, तो इसे हम भाबर कहते हैं। लेकिन जब ये गुटिका से बाहर निकलती है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये गुटिका का निक्षेपण करना छोड़ देती है, क्योंकि बहुत लंबा किलोमीटर है ये, 16 किलोमीटर तक पत्थरों को ढोना नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ढलान है तब तक पानी में स्पीड है, लेकिन ढलान अगर ख़त्म हो जाता है तो पानी का स्पीड भी कम हो जाता है, तो वो पत्थरों को ढोने में नदियों को बहुत मुश्किल होता है, लोड नहीं ले सकते। ठीक है, तो जब ये गुटिका का क्षेत्र खत्म हो जाता है और पानी बाहर निकलता है, तो वहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बनाता है, नमी क्षेत्र बनाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी रिस रिस कर बाहर निकलता है। ठीक है,
तो वहाँ पर का क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्र जो है दलदली हो जाता है, जिसके कारण जो है वो भूमि पूरी नमी हो जाती है। अंतिम छोर पर, भाबर के अंतिम छोर पर ऐसा होता है। जब भाबर खत्म हो जाता है, गुट्टिका का क्षेत्र खत्म हो जाता है, तब जहाँ से ये सरिताएं निकलती है वापस, वहाँ पर नमी और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे हम तराई कहते हैं। और जब ये मैदानी भागों में पहुँचती है, बाढ़ वाले इलाकों में, तो बाढ़ वाले इलाकों के नज़दीक जो मिट्टी का निक्षेपण करती है उसे खादर बोलते हैं। और ये बाढ़ वाले इलाकों से दूर जब मिट्टी का ये निक्षेपण जो भी होता है उसे पुराना जलोढ़ हम कहते हैं। तो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर भांगर होता है और बाढ़ वाले मैदान के पास खादर होता है। खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है और भांगर कम उपजाऊ होता है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी डाला है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी मैदान खत्म होता है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पहले हम छोटा सा जानकारी लेंगे कि पठार क्या होता है। तो पठार होता है मेज की आकृति वाला स्थल, यानी ऊंचा हो लेकिन ऊपर सपाट हो। आप मेज देखिए, टीचर का मेज या आपके घर में भी मेज होगा, तो ऐसा स्थल जहाँ पर ऊंचाई हो लेकिन ऊपर सपाट हो, उसे प्रायद्वीपीय पठार हम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैं क्वेश्चंस के वाइज पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रायद्वीपीय पठार किससे और कैसे बना। तो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से। आप अगर याद होगा तो पठार जो है, यही पठार जो है वो गोंडवाना भूमि का लैंड है, गोंडवाना भूमि का क्षेत्र है। बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग होकर उत्तरी क्षेत्र में बहता है, ठीक है। और पठार का निर्माण आग्नेय चट्टान, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से हुआ है तथा रूपांतरित शैलों से भी हुआ है, ठीक है। गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे और कैसे बना है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है अफवाह। अपवाह मतलब क्या होता है। अपवाह का मतलब बहना। अपवाह का मतलब बहना, यानी जल की वो मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर बहती है और पृथ्वी की सतह पर बने रहने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर सट कर नहीं बहती शायद। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल की वो मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर ढलान के अनुसरण करते हुए, ढलान जिधर है उधर ही बहेगी करते हुए नदी, नाले, सरिता और जल धाराओं में प्रभावित जो होती है उसे हम अपवाह कहते हैं। अपवाह का मतलब सीधा सीधी होता है कि नदी जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान का अनुसरण करते हुए नदी में बहती है या नाले में बहती है या सरिता बन के बहती है या कोई तरह का जलधारा बन के बहती है, तो उसे हम अपवाह कहते हैं। नदी की बहने की जो तरीका है उसको। आगे बढ़ते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार को अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। तो प्रायद्वीपीय पठार को पहले 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। उत्तर साइड में मध्य उच्च भूमि है और नीचे साइड में दक्कन का पठार है। आप अगर देखें तो इस मैप में देख सकते हैं कि दक्कन का पठार साउथ तरफ है और उत्तर में मध्य उच्च भूमि है। आप इसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मध्य उच्च भूमि 2 भागों में है। पहले प्रायद्वीपीय पठार 2 भूमि में है, पहले मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस वीडियो में मैं आपको मध्य उच्च भूमि के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो के बारे में दक्कन के पठार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दक्कन का पठार थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो मध्य उच्च भूमि में जानने के लिए सबसे पहले इसको हम स्टडी करेंगे, मैप को स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर मध्य उच्च भूमि को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मैप का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर साइड, नीचे दक्षिण साइड, फिर पूर्व साइड और पश्चिम साइड, ठीक है। तो मध्य उच्च भूमि हम शुरू करते हैं दोस्तों।
तो मध्य उच्च भूमि जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। यानी मध्य उच्च भूमि के अंदर भी दो पठार हैं, एक मालवा का पठार और एक छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार आप मैप देखिए तो मध्य उच्च भूमि के ठीक बगल में मालवा का पठार लिखा हुआ है, यानी इसका अलग भाग नहीं है, ये मध्य उच्च भूमि पूरा है और उसके अंदर एक मालवा का पठार है और एक छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम साइड में, यानी जिधर गुजरात है उधर आप एक बड़ा सा लाइन देख रहे होंगे, चाप करके मैंने ड्रॉ किया है, फिर इंडिकेट किया है, वो चौड़ा किनारा है। यानी मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम साइड चौड़ा है और पूरब साइड संकरा है, संकरा किनारा लिखा हुआ है यहाँ पर, संकरा किनारा है। यानी कैसा दिखता है मध्य उच्च भूमि? पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकरा दिखता है। दूसरा चीज हो गया। अब इसके बारे में हम और भी जानेंगे कि इसके बाउंड्री लाइन किस तरह से काम करता है। इसके चारों ओर अगर लोकेशन बताना रहेगा तो आप कैसे बताइएगा? तो मध्य उच्च भूमि जो है, पहले हम नदियों के बारे में जानेंगे। जो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है वो क्या है? तो पहला नंबर जो है दोस्तों वो सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा का श्रेणी है। दूसरा नंबर नदी है, नर्मदा नदी है। और तीसरा नंबर जो है विंध्य का पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर के ऊपर मध्य उच्च भूमि लिखा हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत जो है उसके उत्तर में मध्य उच्च भूमि है। यानी मध्य विंध्याचल पर्वत तीसरा नंबर के ऊपर मध्य उच्च भूमि है, यानी ऊपर मध्य उच्च भूमि उत्तर साइड में हुआ। ठीक है, एक तरफ आप बता दिए कि मध्य उच्च भूमि जो है वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर साइड में है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर साइड में मालवा का पठार भी है, क्योंकि मध्य उच्च भूमि का ही एक पार्ट है मालवा का पठार। ठीक है, आगे देखते हैं। आप अरावली देख सकते हैं, अरावली रेंज। तो मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम किनारा क्या है? अरावली श्रेणी है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि का उत्तर पश्चिम किनारा जो है अरावली श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्व में मध्य उच्च भूमि और मालवा का पठार है ये। ठीक है, नीचे आप इंडिकेट को देखिए आप कि मध्य उच्च भूमि के दक्षिण छोर विंध्या पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार। यानी इसमें मध्य उच्च भूमि का दक्षिण छोर अगर बोला जाए आपसे, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर क्या है? तो मध्य उच्च भूमि है। मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में क्या है? तो विंध्याचल पर्वत है। इससे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, अरावली के पूर्व साइड क्या है? तो मध्य उच्च भूमि है। तो मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम किनारा क्या है? तो अरावली श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन, वर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसको ध्यान से आप सुनिए और इसको देखिए। इसके बारे में आगे मैं विस्तृत जानकारी भी लिखा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मध्य उच्च भूमि के बारे में है कि मध्य उच्च भूमि भारत में कहाँ है? तो नर्मदा नदी जो है, सबसे पहले नर्मदा नदी का क्या रोल है आप देखिए। नर्मदा नदी दूसरे नंबर पे है। तो नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। एक दक्षिण साइड में दक्कन का पठार और उत्तर साइड में मध्य उच्च भूमि। ये बाउंड्री है, नर्मदा नदी बाउंड्री है प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटने का, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भाग दो भाग है प्रायद्वीपीय पठार के, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इसके बाउंड्री कौन है? तो नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है और नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि है। तो ये वीडियो मध्य उच्च भूमि के लिए बना है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य उच्च भूमि भारत में कहाँ है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में है। ठीक है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे बढ़ते हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए। तो मध्य उच्च भूमि के चारों तरफ के भौगोलिक सीमा या क्षेत्र, तो हम इसको अभी आपको मैप के जरिए बताए भी थे, यहाँ लिख भी दिया है, आप नोट कर सकते हैं। मध्य उच्च भूमि के दक्षिण छोर पर यानी नीचे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम किनारा अरावली श्रृंखला है।
मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकरी है। नदियां दक्षिण पश्चिम से भी आती है और पूर्व में यमुना नदी में मिलती है। चंबल और बेतवा मैंने आगे पीछे आपको बताया था, ठीक है। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन ये क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पठार है तो क्षेत्रीय ढाल कैसे होगा भाई, नीचे से ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि वो क्षेत्र जो है वो द्रोणी क्षेत्र है। तो चंबल, सिंध और बेतवा जो है वो ढालान उत्तर साइड में है। तो ये नदियाँ जो है मध्य उच्चभूमि की नदियाँ हैं जो जाकर यमुना में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य उच्चभूमि के अंदर भी पठार है, दो बड़े बड़े, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इसे याद रखिए दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग अलग तरह से सेक्शन बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रायद्वीपीय पठार दो भाग में है, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्चभूमि के भी दो पठार हैं, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार के बारे में जानेंगे, भौगोलिक सीमा और विवरण कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है, अरावली के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार झारखंड आप चले जाइए, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड तथा बाघेलखंड है और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। ये दामोदर नदी वहाँ की मुख्य नदियाँ में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जानकारी जो है अरावली के बारे में है और नर्मदा नदी के बारे में है और ये वीडियो का आखिरी है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ जीके जीएस बनते हैं। अरावली जो है वो राजस्थान से दिल्ली तक इतनी बड़ी अरावली श्रृंखला है, ठीक है, जो 700 किलोमीटर को कवर करती है। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। माउंट आबू आपने सुना होगा राजस्थान में, इसका सुंदर पर्वतीय नगर है जो सबसे पुरानी श्रृंखला भी कहलाती है। नर्मदा नदी के बारे में है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, आप देख भी सकते थे। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है और अरब सागर में मिलती है। आपको बता दें कि दो ही नदियां हैं भारत की जो अरब सागर में मिलती है, वह नर्मदा और तापी। बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेप्शनल है ये दो नदियां, इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक है। कि नर्मदा नदी ही अरब सागर में गिरती है और तापी नदी अरब सागर में गिरती है। बाकी कोई नदियां अरब सागर में नहीं गिरती है, सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी को भ्रंश घाटी भी और रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी कौन बनाता है, तो नर्मदा नदी बनाती है। भ्रंश घाटी किससे रिलेटेड है, तो नर्मदा नदी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है जो सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। अगर आप आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं कोई भी तरह का, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आगे मैं कल आपको मरुस्थल के बारे में जानकारी दूंगा, तटीय प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगा, दक्कन के पठार के बारे में जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहें और ढेर सारे नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। इसका पीपीटी का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।